Hello students, welcome back. So students, in today's class we will begin with Plato. हमारी फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज एज वेल एज सिग्निफिकेंस एंड नेचर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट स्टडी किया था. आज हम प्लेटो से शुरू करेंगे. नाउ बिफोर बिगिनिंग विद प्लेटो इट इज इंपॉर्टेंट टू सेट अ कंटेक्स्ट कि हम किस कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं एज वेल एज अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट थिंग्स. देखिए, जब भी हम कोई भी थिंकर पढ़ेंगे, चाहे वो आपके यूपीएससी का पार्ट हो और या ना हो, हर थिंकर के लिए आपको एक स्टेटमेंट याद रखनी है जो प्रोफेसर हैरोल्ड लास्की ने दी. द स्टेटमेंट इज, प्रोफेसर हैरोल्ड लास्की लिखते हैं, हैरोल्ड लास्की राइट्स दैट एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स. एवरी थिंकर is a child of his times, is a child of his times. It simply means that कोई भी जो पॉलिटिकल थिंकर है ना, उसके जो आइडियाज हैं वो किस चीज पे बेसिस हैं, वो उन इवेंट्स पे, उन सर्कमस्टांसेस पे, उन हैपनिंग्स पे बेस्ड हैं जो उसने खुद विटनेस की थी. सो यू कैन से दैट ए पॉलिटिकल थिंकर इज डीपली रूटेड इन हिज सोयल. वो जहां से आता है ना, वहीं के इवेंट्स आपको एक्सप्लेन करता है एक पॉलिटिकल थिंकर. सो ए पॉलिटिकल थिंकर इज ए प्रोडक्ट ऑफ हिज मिलिंग एटमोस्फियर, एनवायरमेंट. सो ये लाइन आपको याद रखनी है कि कोई भी पॉलिटिकल थिंकर अपने टाइम्स का ही एक प्रोडक्ट होता है. उसके टाइम का, उसके इन्फ्लुएंस, उसके ऊपर काफी इन्फ्लुएंस होता है. फॉर एग्जांपल, बेसिक टर्म्स में हम नहीं कहते कि हम जैसे माहौल में रहेंगे वैसे हो जाएंगे. सो सिमिलर अप्रोच अप्लाइज टू अ पॉलिटिकल थिंकर. नाउ वी विल बिगिन विद प्लेटो. अब प्लेटो को शुरू करने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एंशिएंट ग्रीस में क्या हो रहा था और किस कैटेगरी के लोग वहां पे रहते थे. सी, एंशिएंट ग्रीस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे हम. एंशिएंट ग्रीस. नाउ इन वन कैटेगरी देयर वर अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड एज सोफिस्ट कैटेगरी के लोग रहते थे, एंड अदर वाज सोक्रेट्स. ये सोक्रेट्स के फॉलोवर थे, या जो प्लेटो के गुरु थे सोक्रेट्स, वो कह लीजिए. इनको आप सोक्रेटिक ट्रेडिशन भी बोल सकते हो. तो इनका डिफरेंस देखते हैं हम. देखिए, तो एंशिएंट ग्रीस में जो सोफिस्ट थे ना, दे वर ऑफ द व्यू दैट कि लाइफ का कोर ऑब्जेक्टिव है वो है टू अटेन पावर अटेन करना, लाइफ का ऑब्जेक्टिव. वेल्थ एंड मनी अटेन करना, है ना. वेल्थ, मनी. बेसिकली सोफिस्ट्स वर प्लेजर सीकिंग एनिमल, प्लेजर सीकिंग पीपल. दे वर प्लेजर सीकिंग बीइंग्स, कि बस जीवन में ना प्लेजर ही मकसद है. वेयर सोक्रेट्स और सोक्रेटिक ट्रेडिशन के जो लोग थे, उनको सोक्रेट्स सिखाते थे कि लाइफ का कोर ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट द इटर्नल ट्रूथ. लाइफ का कोर ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप द सोल, एक्सीलेंसी ऑफ द सोल. लाइफ में नॉलेज प्राप्त करनी है हमें. लाइफ का कोर ऑब्जेक्टिव है कि ज्ञान हासिल किया जाए. ओके, तो इनकी बातें काफी रेशनल थी. सो सोक्रेट्स एम्फसाइज्ड अपॉन क्रिटिकल रीजनिंग, ओके, नॉलेज, क्रिटिकल रीजनिंग, नॉलेज, एंड लाइफ का एम है टू फाइंड आउट द इटर्नल ट्रूथ. तो ये बेसिक डिफरेंस था. अब हुआ क्या कि एंशिएंट ग्रीस में जो रूलिंग डिस्पेंसेशन था, उस टाइम की जो रूलिंग क्लास थी, उन्हें सोक्रेट्स का पता लगता है, एंड दे फाइंड आउट कि ये ना लोगों को अवेयर कर रहा है. ये लोगों को सिखाता था टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द अथॉरिटी. आपके ऊपर जो कोई राजपाट कर रहे हैं ना, उनसे आप सवाल जवाब किया करो. अब रूलिंग क्लास से कोई ना सवाल करता है ना, दे डोंट लाइक इट. तो सोक्रेट्स से रूलिंग क्लास को डर होने लगा दैट ही वाज बेसिकली एम्पावरिंग देम. उनको ना रेशनल बना रहा है. सो इनको आप एक तरीके से समझ लिए, इनको ना डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है, एंड इनको हेमलॉक दे दिया जाता है. वो एंड सोक्रेट्स डाइड. तो ये सोक्रेट्स मर जाता है. अब इनके एक डिसाइपल होते हैं, इनके एक स्टूडेंट कॉल्ड एज प्लेटो, जो हमारे सिलेबस में है. तो हम ये देखेंगे.
अब जैसा मेंटोर था, जैसा इनका मास्टर था, उन्हीं की टीचिंग्स पे ये चलेंगे। तो प्लेटो से शुरुआत करते हैं। अब प्लेटो के बारे में देखते हैं कि प्लेटो के थॉट्स किस तरीके के थे। ओके, नाउ प्लेटो को लेके आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान रखनी है ना, वो ये ध्यान रखनी है दैट वट एवर प्लेटो एक्सप्लेन्स, ही एक्सप्लेन्स इट इन ए डायलॉजिक फॉर्म। सोक्रेट्स इज द मेन सोक्रेट्स इज द मेन प्रोटेगोनिस्ट ऑफ प्लेटो। सोक्रेट्स डोमिनेंट स्पीकर है प्लेटो के वर्क में। फॉर एग्जाम्पल, प्लेटो कुछ भी आपको एक्सप्लेन करते हैं ना, वट एवर आइडिया और थ्योरी प्लेटो एक्सप्लेन्स, वो इसको डायलॉग की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे प्लेटो अगर आपको और हमें जस्टिस के बारे में जब समझाते हैं ना, तो वो बताते हैं कि दैट सोक्रेट्स ने ये बात बोली, सोक्रेट्स की जिन लोगों के साथ कन्वर्सेशन चल रही थी, डिस्कशन डिबेट चल रहा था, उन लोगों ने ये काउंटर पॉइंट दिए, फिर सोक्रेट्स ने दूसरा पॉइंट दिया, एंड इन दिस प्रोसेस सोक्रेट्स की जो बात थी दैट एमर्ज्ड विक्टोरियस। सोक्रेट्स की बात हमेशा सही साबित होती थी। तो हर बात में, प्लेटो की हर बात में आपको ना सोक्रेट दिखेगा। लाइक हमारे पास ना सोक्रेट्स की खुद की कोई बुक नहीं है, इसीलिए प्लेटो के अंदर जो भी हमें दिखता है ना, वो सोक्रेट्स दिखता है। तो फर्स्ट आपको प्लेटो का ये ध्यान रखना है दैट प्लेटो एक्सप्लेन्स इन अ डायलॉगिक फॉर्म। डायलॉग, डायलॉग फॉर्म, प्लेटो डायलॉग की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। एंड प्लेटो के वर्क्स में ना सोक्रेट्स इज द मेन स्पीकर। सोक्रेट्स इज द मेन हीरो इन प्लेटोज वर्क। ये जो भी कुछ करेंगे ना, कुछ इस तरीके से बताएंगे कि सोक्रेट्स ने ये कहा था, सोक्रेट्स का ये मानना था। ओके, सो अब क्वेश्चन आता है कि प्लेटो को थ्योरीज जो प्लेटो ने दी हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी प्लेटो को ये थ्योरीज देने की। सी, एंशियंट ग्रीस में ना एक वॉर चल रही थी कॉल्ड एज प्लीपोनिसियन वॉर। प्लीपोनिसियन वॉर, जिसके अंदर दो सिटी स्टेट्स थे। वन वॉज स्पार्टा एंड द अदर वन वॉज एथेंस। एथेंस, और प्लेटो ना एथेंस से बिलोंग करते थे। प्लेटो वॉज फ्रॉम एथेंस। तो इस प्लीपोनिसियन वॉर में एथेंस की हार हो जाती है एंड स्पार्टा एमर्ज्ड एज विक्टोरियस। सो दिस डिफीट ऑफ Athens in this Peloponnesian War gave a shock to Plato. He was, deeply anguished with his city-state's defeat. He became disillusioned with this defeat. कि यार मेरा शहर हार गया है. So he tries to find out कि क्या structural factors हैं. What are the structural factors that led to the defeat of Athens? मेरा स्टेट हारा तो क्यों हारा? ये फाइंड आउट करते हैं ये। तो ही कम टू द कंक्लूजन, प्लेटो इस बात पे पहुंचते हैं कि एथेंस की अगर डिफीट हुई है ना, तो उसका एक ही कारण है, एंड दैट वाज पुअर गवर्नेंस। यहां पे एथेंस के अंदर मिस गवर्नेंस था, इसलिए एथेंस हार गया। मिस गवर्नेंस एंड रूल ऑफ इग्नोरेंस। यहां पे बिल्कुल इरेशनल लोग, बिल्कुल जिन्हें बोलते हैं ना आम आदमी, बिल्कुल जाहिल लोग राजपाट संभाल रहे थे, जिससे एथेंस का डिक्लाइन हो गया। सो मिस गवर्नेंस थी, रूल ऑफ इग्नोरेंस था, जिसकी वजह से एथेंस का डाउनफॉल हो गया। तो प्लेटो ने ये सारे फैक्टर्स फाइंड आउट किए। अब प्लेटो बोलते हैं कि अब जब भी किसी एक आइडियल स्टेट को बनाया जाएगा ना, तो प्लेटो खुद आइडियाज देते हैं कि तुम मेरे आइडियाज को मानो जो मैं बता रहा हूं। इन आइडियाज को जब आप एक्सेप्ट करेंगे ना, तो डेफिनेटली कोई भी एक स्टेट होगा वो इट विल अचीव ग्लोरी, और एक मजबूत स्टेट ही होगा। सो अब प्लेटो जो भी आइडियाज देते हैं ना, वो देते हैं कि कैसे गवर्नेंस को ठीक किया जाए, कैसे नॉलेज आएगी रूल ऑफ इग्नोरेंस की तरह। सो फर्स्ट वी विल बिगिन विद प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेटोज थ्योरी ऑफ नॉलेज और प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियाज। ओके, आई होप आपको ये इतना समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियाज, इसमें देखते हैं प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ
थ्योरी ऑफ आइडियाज, थ्योरी ऑफ आइडियाज, प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज पढ़ते हैं। नाउ प्लेटो अपनी थ्योरी ऑफ आइडियाज में क्या बोलते हैं, दैट ये जो थ्योरी है ना, इसमें वो बोलते हैं दैट फिजिकल वर्ल्ड दैट वी सी अराउंड अस, जो ये फिजिकल वर्ल्ड हमारे आसपास देखते हैं ना, इट इज मेयरली ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइडियल वर्ल्ड। ये जो फिजिकल वर्ल्ड, जो ये मैं मार्कर देख रहा हूं, आप ये जो बोर्ड देख रहे हो, आपके आसपास हम जो भी ये चीजें देख रहे हैं ना, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द हायर वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। वो मेटाफिजिक्स सेंस में बात कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग इन मेटाफिजिकल सेंस, यानी एब्स्ट्रैक्ट दुनिया की बातें कर रहे हैं कि जो थ्योरी ऑफ आइडियाज या थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या थ्योरी ऑफ नॉलेज में वो बोलते हैं दैट फिजिकल वर्ल्ड जो हमारे आसपास है ना, फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस, फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस is shadow of the world of ideas, shadow of the world of ideas। ये बोलते हैं कि जो असली दुनिया है ना, वो आइडियाज की दुनिया है, नॉलेज की दुनिया असली दुनिया है। ये जो फिजिकल दुनिया है ना हमारे आसपास, ये उस नॉलेज की दुनिया की केवल एक परछाई है। ही सेज दैट जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, इट इज बेस्ड ऑन इग्नोरेंस। फिजिकल वर्ल्ड जो है ना, प्लेटो बोलते हैं जो ये फिजिकल वर्ल्ड है ना, फिजिकल वर्ल्ड, इसमें इग्नोरेंस है, एज वेल एज यहां पे ना सेंसरी प्लेजर्स को ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस दी जाती है, सेंसरी प्लेजर्स को। ओके, तो ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये क्या बोलते हैं, इसमें लाइक देयर आर सेवरल डिसबिलीफ्स इन इट। इसके अंदर कोई भी चीज ना ट्रुथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड इज सब्जेक्ट टू चेंज। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक आईफोन है, अब सबको अच्छा लगता है आईफोन, बट नेक्स्ट ईयर एक नया अपडेटेड वर्जन आएगा आईफोन का, फिर एक और वर्जन आ जाएगा, फिर क्या होगा, जो पुराना आपने लिया था वो खराब हो जाएगा। तो वो इसी तरीके से बोलते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड जो है ना, इट इज सब्जेक्ट टू चेंज, इट इज सब्जेक्ट टू चेंज, है ना, इसमें बदलाव आ रहे होते हैं। वेयर एज द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, जो ये आइडियाज का वर्ल्ड है ना, ये नॉलेज में रेस्ट करता है, नॉलेज के ऊपर टिका हुआ है ये। एंड नॉलेज इज बैक्ड बाय रीजन, नॉलेज रीजन से आती है, रेशनैलिटी से आती है, रीजन। नॉलेज इज बेस्ड ऑन रीजन, एंड जो नॉलेज होती है ना, दैट इज परमानेंट, दैट इज इटर्नल ट्रूथ, दैट इज इनफेलिएबल। नॉलेज का कोई तोड़ ही नहीं है। सो आप ये कीवर्ड्स ध्यान रखिए, नॉलेज इज बेस्ड ऑन रीजन, नॉलेज इज परमानेंट, एंड नॉलेज इज इनफेलिएबल, ठीक है ना। तो इसलिए वो बोलते हैं कि जो आइडियाज की दुनिया है ना, वो बेहतरीन और सबसे अच्छी दुनिया है। अब पता है, वो अपनी बुक में ऐसे भी लिखते हैं, उनसे अगर आप ये जानना चाहें ना कि भाई ये वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है क्या, तो वो अपनी बुक में लिखते हैं कि ये जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, जिसको वो वर्ल्ड ऑफ नॉलेज बोलते हैं या वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स बोलते हैं, वो बोलते हैं इट इज अ प्लेस बियॉन्ड हेवंस। ये तो स्वर्ग से भी बियॉन्ड एक अलग दुनिया है। प्लेस बियॉन्ड हेवंस, प्लेस बियॉन्ड हेवंस, प्लेस बियॉन्ड हेवंस, ठीक है ना। देखिए वो मेटाफिजिकल सेंस में बातें कर रहे हैं, यानी कि वो एक आइडियाज की दुनिया की बात करते हैं कि दुनिया में जो आइडिया है ना, जो नॉलेज है, वो रीजन के ऊपर बेस्ड है, नॉलेज परमानेंट होती है, नॉलेज इज इनफेलिएबल, उसमें नॉलेज इज बेस्ड ऑन इटर्नल ट्रूथ, नॉलेज का कोई तोड़ नहीं है। हमारे आसपास जो हम फिजिकल वर्ल्ड देखते हैं ना, इट इज जस्ट एज शैडो ऑफ द रियल वर्ल्ड। जो नॉलेज की दुनिया है ना, ज्ञान की दुनिया, उसकी एक छाया है ये, तो केवल एक, ये जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो मार्कर मेरे हाथ में है ना, प्लेटो के हिसाब से ये मार्कर जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है ना, प्लेस बियॉन्ड हेवंस जिसको वो बोलते हैं, उसकी छाया है। अब बड़ी कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, आपको घबराना नहीं है कि बिल्कुल एक पराई सी दुनिया की बातें करते हैं वो, कि ये जो दुनिया है ये असली दुनिया नहीं है। और वो ये भी बोलते हैं कि ये वर्ल्ड बेस्ड ऑन इग्नोरेंस, सेंसरी प्लेजर्स, यहां ये दुनिया तो बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल
आपको, आपके पास एक गुलाब का फूल है, यू हैव अ फ्लावर ऑफ रोज। अब आपको वो रोज का फ्लावर अच्छा लग रहा है, बट वो मुरझा जाएगा क्योंकि वो फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है। लेकिन गुलाब का फूल तो सुंदर है, लेकिन जो सुंदरता है वो किस चीज में है? दैट इज इन द एक्सीलेंसी ऑफ द सोल, डेवलपमेंट ऑफ सोल। ऐसी बातें वो अपनी थ्योरी ऑफ आइडियाज से समझाते हैं। अब देखिए आगे और देखते हैं इनकी थ्योरी ऑफ आइडियाज में क्या क्या बातें हैं। प्लेटो अपनी इस थ्योरी ऑफ आइडियाज में लिखते हैं कि जो भी चीज हमारे आसपास हम विटनेस करते हैं ना, इसकी एक कोरेस्पॉन्डिंग फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल ही सेज दैट एवरीथिंग 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 अराउंड अस, जो हमारे आसपास कोई भी चीज है, हैज इट्स कोरेस्पॉन्डिंग फॉर्म। कोरेस्पॉन्डिंग फॉर्म हमारे आसपास, जैसे ये बोर्ड है, मार्कर है, ये मोबाइल है ना, लैपटॉप है, ये ना केवल इनका इनकी एक इनकी एक कोरेस्पॉन्डिंग फॉर्म है जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में रेजाइड करती है। तो देख लीजिए वो दुनिया कितनी अच्छी होगी, आइडियाज की दुनिया, जब आप जिस फिजिकल दुनिया में रह रहे हो वही आपको इतनी अच्छी लगती है, तो वो तो इससे कहीं ज्यादा अच्छी होगी। सो ही सेज एवरीथिंग अराउंड अस हैज इट्स कोरेस्पॉन्डिंग फॉर्म इन द रियाम ऑफ आइडियाज, इन द रियाम ऑफ आइडियाज, रियाम ऑफ आइडियाज, ठीक है ना। तो ये वो एक्सप्लेन करते हैं अपनी थ्योरी ऑफ आइडियाज में। यानी उनकी थ्योरी ऑफ आइडियाज का क्रक्स है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, जैसे हमारे इंडियन स्पिरिचुअलिटी में बोलते हो कि ये दुनिया तो मोह माया है, एक जंजाल है। सिमिलरली प्लेटो भी यही बता रहे हैं कि जो वर्ल्ड ऑफ फिजिकल वर्ल्ड है ना, ये प्लेजर पे बेस्ड है, इग्नोरेंस है, अज्ञानी है। यहाँ असली जो दुनिया है वो तो विचारों की दुनिया है, ज्ञान की दुनिया है। एंड ही कंसिडर्स दिस एज ए प्लेस बियॉन्ड हेवंस। इस वर्ल्ड ऑफ आइडियाज को या वर्ल्ड ऑफ नॉलेज को वो ये भी बोलते हैं दैट इट्स अ प्रिस्टाइन रीजन ऑफ द यूनिवर्स। बहुत ही पवित्र जगह है वो यूनिवर्स की। ओके, अब इसी थ्योरी ऑफ आइडियाज से एक मिथ ऑफ केव्स है या एलिगोरी ऑफ केव्स है, प्लेटो का एक कंसेप्ट है, वो भी समझते हैं वो क्या है, इसी का पार्ट है वो। अब प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ आइडियाज को ना एक मिथ ऑफ केव्स से एक्सप्लेन किया है। मिथ ऑफ केव्स से मैं जो भी बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, जो भी रिपीट करता हूं, आप इसे लिख लीजिए, बिकॉज मैं इसे बड़ी ही अच्छी अच्छी जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना आपकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, वहीं से डिलीवर करता हूं कंटेंट। अब प्लेटो अपनी थ्योरी ऑफ आइडियाज में बोलते हैं कि वो एक एलिगोरी ऑफ केव्स की बात करते हैं। एलिगोरी ऑफ केव्स। सी, वो सिंपली बोलते हैं कि एक केव है, देयर इज दिस केव, और इस केव का ये एक एंट्रेंस है, एंड देयर आर सम पीपल सिटिंग इनसाइड द केव। कुछ लोग हैं जो लाइक ABCD, देयर आर सम पीपल सिटिंग इनसाइड द केव, एंड इन लोगों का जो फेस है ना, दैट इज हेडिंग द वॉल ऑफ द केव, वो दीवार की तरफ है, एंड देयर बैक्स आर फेसिंग दिस डोर ऑफ द केव। ये जो केव का दरवाजा है ना, इसकी तरफ उनकी पीठ है। तो वो क्या बताते हैं कि जो ये केव की वो एलिगरी देते हैं ना, इसमें वो लिखते हैं कि ये जो गेट है ना, इसमें से सनलाइट आ रही है, सनलाइट, और लोगों का जब चेहरा केव की वॉल की तरफ है तो लोगों को यहाँ शैडो दिखती है, शैडो। और लोग इतने इग्नोरेंट हैं, दे कंसिडर दिस शैडो एज रियलिटी। उन्हें सन का कुछ पता ही नहीं है, वो तो इस शैडो को ना रियलिटी मानते हैं। बट जब ABCD जितने भी ये 3-4 लोग अंदर हैं, इनमें से एक आदमी बाहर आता है एंड ही सीज द रियलिटी, कि बाहर भी कोई दुनिया है जहां पे नॉलेज है, आइडियाज हैं, और वो ही असली दुनिया है जो अंदर प्रकाश भेज रही है, और अंदर जो छाया थी उसको हम सच्चाई मान रहे थे। सो बेसिकली इन हिज एलिगरी ऑफ केव्स ही इज एक्सप्लेनिंग कि ये जो वर्ल्ड है ना, इस दुनिया में हम जो लोग रह रहे हैं, वी आर इग्नोरेंट। केव सिंबलाइज
कि इग्नोरेंट हो चुके हैं हम प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं। वी आर नॉट रनिंग आफ्टर फाइंडिंग आउट द इटर्नल ट्रूथ, है ना। वी आर नॉट मेकिंग एनी एफर्ट टू डेवलप आर सोल, है ना। एक्सीलेंसी ऑफ द सोल कैसे अचीव की जाए, मतलब वो मेटाफिजिकल बातें कर रहे हैं। तो ये इनकी थ्योरी ऑफ आइडियाज है प्लेटो की। अब प्लेटो अपनी थ्योरी ऑफ आइडियाज से ना बेसिकली ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जो नॉलेज है ना वो ही असली गुण है। प्लेटो क्या बिलीव करते हैं, दैट वर्च्यू इज नॉलेज, वर्च्यू इज नॉलेज। और यही बात सोक्रेट्स ने भी बोली थी। सोक्रेट वॉज ऑल्सो ए फिर्म बिलीवर इन दिस थिंग, वर्च्यू इज नॉलेज। ये मैंने आपको बताया भी था जब सोफिस्ट और सोक्रेट्स का जो डिफरेंस मैंने बताया था शुरू में। वर्च्यू इज नॉलेज, कि दुनिया का जो असली गुण है ना वो ज्ञान है। यहां पे ये थ्योरी ऑफ आइडियाज जो है मैंने आपको समझा दिया क्या सिंबलाइज करती है। अब अगर इस पे 15 मार्कर क्वेश्चन आता है तो उसका लाजमी सी बात है उसका आपको क्रिटिसिज्म भी पता होना चाहिए, दैट व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी ऑफ आइडियाज। तो इसका क्रिटिसिज्म भी देखते हैं। आई होप आपने वो सभी पॉइंट्स। जो इनकी थ्योरी ऑफ आइडियाज जो है ना प्लेटो की, इनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म प्लेटो के जो डिसाइपल थे एरिस्टोटल वो ही देते हैं। एरिस्टोटल ने थ्योरी ऑफ आइडियाज को क्रिटिसाइज किया। एरिस्टोटल ना ही सेज दैट थ्योरी ऑफ आइडियाज के साथ एक प्रॉब्लम है। एरिस्टोटल सेज दैट जो थ्योरी ऑफ आइडियाज है ना इट हैज अ प्रॉब्लम ऑफ सेपरेशन प्रॉब्लम। ये आपको लिखना है आंसर में अपने में अगर क्रिटिसिज्म पूछ लिया जाए तो। थ्योरी ऑफ आइडियाज हैज ए सेपरेशन प्रॉब्लम। किस तरीके की सेपरेशन प्रॉब्लम? एरिस्टोटल बोलते हैं कि जब आप फॉर्म और मैटर को अलग अलग कर दोगे ना तो आप कंक्रीट वर्ल्ड की कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं सकते। आपके पास क्या एविडेंस है कि एक दूसरी दुनिया है? आप मेटाफिजिकल बातें कर रहे हो कि एक मार्कर है, एक फिजिकल वर्ल्ड है, इसकी एक दूसरी दुनिया है, कोरेस्पोंडिंग फॉर्म है। इसका एविडेंस ही नहीं है आपके सामने। सो ही सेज दैट सेपरेटिंग द फॉर्म फ्रॉम मैटर makes a useless explanation of the concrete world. So separation problem में आप क्या लिखेंगे? separating the form from matter makes it a useless thing for explaining the concrete world. भाई आपने फॉर्म की बात कर दी, कंक्रीट एक्सप्लेनिंग द कंक्रीट वर्ल्ड। देखिए क्रिटिसिज्म में आप क्या लिखेंगे? सेपरेशन प्रॉब्लम, कि आप फॉर्म को सेपरेट कर दोगे जब मैटर से तो आपके पास कोई इस दुनिया की जो कंक्रीट रियलिटी है, असली में मैं अपनी सेंसेस से महसूस कर पा रहा हूं कि ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये लैपटॉप है ना, ये कैमरा है, तो वो तो मैं फिर कंक्रीट रियलिटी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा। तो वो बोलते हैं ये कोई वो नहीं है, जो थ्योरी ऑफ आइडियाज है ये रियलिटी को एक्सप्लेन नहीं करती। दुनिया में रियलिटी कंक्रीट रियलिटी है जिसे हम सेंसेस से समझते हैं। अब एक और क्रिटिसिज्म आपको पता होना चाहिए इस थ्योरी का, वो क्रिटिसिज्म दिया है बार्ट्रैंड रसल ने। बार्ट्रैंड रसल, हर थ्योरी के आपको एक से दो क्रिटिसिज्म तो पता ही होने चाहिए। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन आंसरिंग द क्वेश्चंस, ये आपके आंसर्स को अच्छा भी बनाती हैं। सो एरिस्टोटल के बाद एक और जो क्रिटिसिज्म है, काफी क्रिटिसिज्म है बट हमें ये याद रख लेना है कि बार्ट्रैंड रसल किन ग्राउंड्स पे इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं। ऑन व्हाट ग्राउंड्स बार्ट्रैंड रसल क्रिटिसाइजेस प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियाज। सो बार्ट्रैंड रसल बोलते हैं कि जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज है ना, इट इज मेयरली ए पोइटिक मिथ, इट लैक्स लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। जो थ्योरी ऑफ आइडियाज है ना, थ्योरी ऑफ आइडियाज इज ए पोइटिकल
मिथ केवल ये जैसे पोइट्स होते हैं ना जो अपनी कविताएं लिखते हैं इमेजिनेशन के बेसिस पे, बस ये एक पोइटिकल मिथ है, लैकिंग एनी लॉजिकल सेंस, लैकिंग एनी लॉजिक, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। सो दैट इज फाइन। तो इसी के साथ हमारी जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज है वो खत्म हो जाती है। अब आप कहीं से भी अपनी बुक से पढ़ेंगे एज वेल एज मेरे वीडियो से रिवाइज करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। तब तक आप इसको बार बार रिवाइज करिए। आई होप you understood the concept in today's video. So thank you friends and have a good day.